हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। आज हम लोग एल्कीन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। और उसमें एक स्पेशलाइजेशन टॉपिक है, जो स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन की काफ़ी है, जनरली आप लोग पढ़ते हो, कुछ वीडियोस हमारे पढ़े हुए हैं जिसमें आप देख सकते हो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। बट अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है जो पढ़ाने जा रहे हैं एल्कीन में? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब बेटा एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहली रिएक्शन है एल्कीन की ऑक्सीडेशन की। ये मैंने ले लिया एथिलीन। एथिलीन, इसको हम एथिलीन कहते हैं या एथीन कहते हैं। बेटा इधर देखो, एथीन की रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4, KMnO4 जानते हो आप लोग, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा बोलते थे पहले लोग कुएं जम लग जाते थे। पहले वाटर प्यूरिफिकेशन कहाँ था? आज से कई साल पहले तो मेन सोर्स क्या था? पानी का, पीने के पानी का कुआं था। तो कुएं में लाल दवा मिलाते थे, लोग कहते हैं लाल दवा। लाल दवा मतलब KMnO4 का कलर पर्पल होता है और थोड़ा डाइल्यूटेड होगा तो वो कलर थोड़ा सा लाल दिखाई देता है, तो लाल दवा बोलते थे। तो KMnO4 एल्कलाइन सोल्यूशन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो KMnO4 एसिडिक और एल्कलाइन और न्यूट्रल तीनों मीडियम में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने ले लिया एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। यह डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, लेकिन KMnO4 में एल्कलाइन का मतलब एल्कली सोल्यूशन मिला हुआ है। एल्कली किसे कहते हैं? जैसे KOH, बोलो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये भी तो एल्कली है। तो आप KMnO4 को किस में डालेंगे? 1% कोई हमारा सोल्यूशन है KMnO4 का, वो एल्कलाइन सोल्यूशन है। मतलब इसका मतलब जानते हो, पानी तो ज्यादा है लेकिन एल्कली उसमें कितना है? एल्कली कम है। एल्कली कितना है? 1% के आसपास, 1%। तो तभी डाइल्यूटेड बोल देते हैं। एक रिएक्शन बताया आपको, सुनो। एल्कलाइन KMnO4 जब भी होगा तो H2O प्लस ऑक्सीजन, ये याद रखो, ये दो चीजें आएंगी। इसमें 2 H है, 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा CH2OH। CH2OH, इसे हम कहेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल, और इसे हम एथिलीन ग्लाइकॉल नाम देते हैं। याद रखो, ये पानी में मिलाया जाता है वाटर में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए और फ्रीजिंग पॉइंट घटाने के लिए। तो एक तरह से ये क्या है? एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। ये चीजों को फ्रीज होने से रोकती है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देती है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल बन गया, पाई बॉन्ड टूट गया, एडिशन रिएक्शन भी हो गई। एक तरह से कौन सी रिएक्शन हो रही? एडिशन। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें क्या जुड़ क्या रहा है? जल्दी बताओ। OH। इसमें क्या जुड़ रहा है बेटा? OH जुड़ रहा है। जब हम OH जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिलेशन। जैसे हाइड्रोजन जोड़ो तो हाइड्रोजनेशन, बोलो ऑक्सीजन जोड़ो ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ही अगर हम OH जोड़ेंगे तो हाइड्रोक्सिलेशन कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सिलेशन। इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोक्सिलेशन। समझ में आ गया? क्या कहेंगे इसे हम लोग? हाइड्रोक्सिलेशन। और सुनो, ये H2O प्लस O कहां से आया? KMnO4 KOH की रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो आपको याद आई होगी, ये बन गया तुम्हारा K2MnO4 और प्लस H2O प्लस नीसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर मैग्नीज की कॉमन ऑक्सीडेशन 7 है और यहाँ पर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम मैग्नेट है। परमैंगनेट पे प्लस 7 होती है और मैग्नेट पे प्लस 6 होती है। ये हो गया MnO4 माइनस, ये हो गया MnO4-2। ये परमैंगनेट है, ये मैग्नेट है। समझ में आ गया? दोनों की कलर में अंतर भी होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने पर कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? जैसे फेरिक आयन का होता है ब्राउन रेडिश और फेरस का होता है ग्रीनिश। तो इसी तरीके से इनका पर्पल कलर है, इनका भी हल्का वॉयलेट है, जो भी आप देख सकते हो उसका हरे का कलर होता है। ठीक है? तो कुल मिला के ये रिडक्शन हो रहा है KMnO4 का, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए दो चीजें दे रहा है H2O प्लस O। तो एथिलीन जो H2O प्लस O ले रहा है
वो कहाँ से ले रहा है? एल्कलाइन केमोनोफोर से। इसलिए ओवरऑल इस रिएक्शन को लोग ऐसे लिखते हैं इस तरीके से। तब यहाँ पर लिख देते हैं एल्कलाइन केमोनोफोर। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है जिनको बेसिक क्लियर नहीं है कि ये दोनों चीजें कहाँ से आई हैं, H2O+O, तो वो आई है एल्कलाइन केमोनोफोर से। तो ये दोनों इसमें ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब इसमें OH जुड़ रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं एडिशन ऑफ OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन, इसलिए इसका नाम दिया है हाइड्रोक्सिलेशन। तो आपने क्या सीखा? आपने यहाँ पर कई चीजें सीखी। एक सीखी एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी, एल्कीन की। दूसरी चीज सीखी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल, दिस इज एल्कोहल, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? एथेन 1,2-डाइऑल, एथेन 1,2-डाइऑल। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है, प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। आपने क्या सीखा? आपने एप्लीकेशन ऑफ एल्कलाइन केमोनोफोर सीखा। व्हाट इज द एल्कलाइन केमोनोफोर, व्हाट इज द नेचर? दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है? खुद का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन दे रहा है नीचे। समझ में आ गया? पोटेशियम पर मैग्नेट से मैग्नेट बन रहा है, इसलिए खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो आप एक चीज पढ़ रहे हो और वो चीज कहीं ना कहीं कई जगह काम आती है। तो आपने क्या पढ़ा आज? एल्कीन का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में? एल्कलाइन केमोनोफोर में। तब होगा हाइड्रोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ OH टेक्स प्लेस, पाई बॉन्ड टूटेगा, एडिशन होगी रिएक्शन की। क्वेश्चन आ जाए कोई एडिशन रिएक्शन बताओ, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी बताओ, तब आप कहोगे एडिशन ऑफ OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। अब OH कहाँ से जुड़ेगा? तब हम बताएंगे एल्कलाइन केमोनोफोर ले लो, उसमें H2O मिलेगा, वो जुड़ जाएगा और जिससे OH जुड़ना हाइड्रोक्सिलेशन कहलाएगा। समझ में आ गया? हाइड्रोक्सिलेशन समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इस रिएक्शन को ले लो, एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकोल का बनना। और कहीं कहीं पर लिखा होता है डाइल्यूट केमोनोफोर, तो आप परेशान मत हो जाना, यही रिएक्शन होने वाली है, ठीक है? कंफ्यूज मत हो, ठीक है? हाँ, अगर यहाँ पर ये ना लिखा हो, यहाँ लिखा हो कंसंट्रेटेड H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, मतलब एसिडिक केमोनोफोर हो, क्या हो? तब ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये फार्मिक एसिड बन जाएगा। मतलब एसिडिक केमोनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसके बॉन्ड को तोड़ करके दोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा, तो फार्मिक एसिड बन जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? केमोनोफोर 3 मीडियम है, बताया था, एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। तीनों में नीसेंट ऑक्सीजन उसी हिसाब से दे रहे हैं। सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमोनोफोर में एसिडिक केमोनोफोर है, एल्कलाइन भी है, बट डिपेंड करता है कैसा एल्कलाइन है, कम कंसंट्रेटेड है। यहाँ तो हम 1% दे रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ही डाइल्यूटेड ही है यहाँ पर, ठीक है? 1% सोडियम कार्बोनेट लेंगे पानी में डाल के, उसमें केमोनोफोर पड़ा होगा, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए, कोई बताएगा ये किसका टेस्ट है? इसी में कनेक्ट करते हैं। चलिए, आप लोग कहेंगे प्रैक्टिकल भी तो आप पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल, तो ये किसका टेस्ट है बताइए? एल्कीन का। यस, एल्कीन का टेस्ट है या अनसैचुरेशन का टेस्ट है। अगर माना आपने लैब में कोई गैस बनाई, वो अनसैचुरेटेड है, कैसी है? अनसैचुरेटेड। अब हमें प्रूव करना है कि प्रोड्यूस्ड गैस इज अनसैचुरेटेड, तो उस गैस को पास किस में करोगे? 1% एल्कलाइन केमोनोफोर के सॉल्यूशन में। उसका कलर कैसा था? 1% एल्कलाइन केमोनोफोर का पर्पल। तो उसमें जैसे ही तुम एल्कीन डालोगे, कोई भी अनसैचुरेटेड गैस, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड गैस हो, तो वो अनसैचुरेटेड गैस में एडिशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर, और उसका कलर चला जाएगा। किसका? केमोनोफोर का जो कलर है वो कलर चला जाएगा, तो उसे कहते हैं डीकलराइजेशन हो गया। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अनसैचुरेशन का टेस्ट, इसे कहते हैं बायर रीजेंट। अगर आपने पढ़ा हो कि हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया, इसके साथ साथ में पता है हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अगर तुम्हें याद ना हो, ये बायर्स रीजेंट भी है, बेयर भी, कुछ लोग इसे बायर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे बेयर रीजेंट में पढ़ते हैं। BAYER, हाँ,
ये याद रखना, बायर्स रीजेंट। कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 1% एल्कलाइन केमोफोर का दूसरा नाम है बायर्स रीजेंट। और बायर्स रीजेंट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बोलो कहाँ पे करते हैं? इसका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। किसका पिंक कलर? जल्दी बताओ। केमोफोर का। हमारे पास यहाँ कंटेनर में 1% एल्कलाइन केमोफोर है। इसका कलर कैसा है? पिंक कलर। और ये हमारे पास रखा हुआ है ठीक कंटेनर में। और यहाँ पर गैस हमने डाली अनसैचुरेटेड गैस। कैसी गैस? अनसैचुरेटेड। मान लीजिए हमारे पास अनसैचुरेटेड गैस है, यही वाली एल्कीन निकल के आ रही है। एल्कीन को क्या कहते हैं? एथिलीन, जहाँ पाई बॉन्ड हो। तो इसमें एडिशन हो जाएगी और इसका कलर कैसा है? पिंक कलर। वो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। जैसे ही कलर अपीयर हुआ तो इसका मतलब एडिशन हो गया, इसमें वो जो जुड़ गए केमोफोर की। बोलो। तो ये हमारा टेस्ट है बेयर्स टेस्ट। बायर रीजेंट बोलते हैं। कुछ लोग इसे बेयर रीजेंट कहते हैं, कुछ इसे बायर्स रीजेंट कहते हैं। इट इज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तुमने क्या नई चीज सीख ली? तुमने ये सीख लिया कि अनसैचुरेशन का पता करना हो तो एल्कलाइन केमोफोर लीजिए, 1% एल्कलाइन केमोफोर सॉल्यूशन। उसका कलर पिंक। जैसे ही तुम अनसैचुरेटेड गैस डालोगे उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक कलर। डीकलराइज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। पिंक कलर इज डिसअपियर्ड बाय द एडिशन ऑफ। समझ में आ गया? एडिशन हो गया तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। तो दिस इज ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। लिख लीजिए। तो लिख लीजिए व्हाट इज द बायर रीजन। तो बायर रीजन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताओ। एल्कलाइन केमोफोर। 1% एल्कलाइन केमोफोर को बायर रीजन भी कहते हैं। वेरी गुड। समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा? यस सर। और एक खास बात बता, एक होता सिन, एक होता एंटी। तो जो OH ग्रुप जुड़ेंगे वो सेम साइड भी हो सकते हैं कि डिफरेंट साइड में हो सकते हैं, ये बताइए। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन की एंटी एडिशन। कौन सी रिएक्शन हो सकती है? बायर रीजन के साथ एथिलीन ग्लाइकोल बनता है, कलर चला जाता है केमोफोर का, ये तो टेस्ट हो गया। लेकिन जब दोनों OH जुड़ेंगे वो एक साइड में जुड़ेंगे, अलग जुड़ेंगे? नहीं, एक साइड जुड़े हैं, इसीलिए इसे सिन एडिशन कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? सिन एडिशन। क्या बोलेंगे? सिन एडिशन। होना सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साइड में ही जुड़ते हैं अधिकतर, इसलिए इसे सिन एडिशन नाम दिया गया। क्या बोला गया? सिन एडिशन। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बिल्कुल सही बात है, ये बच्चा सही कह रहा है। इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, एक ही मॉलिक्यूल में हो सकती है। और सुनिए, जब एक ही साइड में तभी तो होगी, अगर अपोजिट होती तो चांस कम होते। तो हम पता कर सकते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इसमें इंटर, देखो इंटर भी हो सकती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है सामने रखें, ये टेट्राहेड्रली कार्बन है sp3 बड़ा से, तो इसमें OH हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को OH लगा हो, समझ रहे हो? लेकिन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी चांस है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है? सिन वालों में बॉन्डिंग पॉइंट और एंटी वालों की बॉन्डिंग पॉइंट में अंतर होगा, क्योंकि दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंस है। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर एक, इंट्रा। समझ में आ गया? इंट्रा पाई जाती है एक ही मॉलिक्यूल में, और जब कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं उसमें इंटर होती है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। तो आपको एक असाइनमेंट दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा सिन एथिलीन ग्लाइकोल और एंटी एथिलीन ग्लाइकोल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी में ये देखना, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर है। ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिएगा, उसमें लिखिएगा कि सिन एथिलीन ग्लाइकोल का इतना बॉइलिंग पॉइंट है और एंटी एथिलीन ग्लाइकोल का इतना बॉइलिंग पॉइंट है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि दोनों सामने होंगे तो इंट्रा होने की चांस है। और ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, और स्ट्रक्चर डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पर, समझ में आ गया, अरेंजमेंट पर। ठीक है, तो काफी फैक्टर्स हैं, लेकिन हाँ बॉइलिंग पॉइंट में अंतर जरूर होगा, प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं, ये तो पिंक कलर चला गया, ये सब हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग परऑक्सी एसिड्स। अब हम लोग परऑक्सी एसिड का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके दिमाग में होगा कि परऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं। परऑक्सी एसिड्स बताओ बेटा, कोई बताएगा? परऑक्सी एसिड्स बताइए। परऑक्सी एसिड्स उन्हें कहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड, हाँ, जहाँ दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, जैसे पर एसिटिक एसिड। एक होता है एसिटिक एसिड, एक होता है पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH है, और एक और वो हो जाए CH3C ट्रिपल O, तो पर एसिटिक एसिड।
तो कहने का मतलब जहाँ परऑक्साइड होगा वहाँ परऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ले लिया H2O2, क्या ले लिया H2O2। अब हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे। अभी हमने KMnO4 का इस्तेमाल किया था, अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोक्सिलेशन में परऑक्सी एसिड्स का। किसका इस्तेमाल करेंगे? परऑक्सी एसिड्स का। नोट करिए नंबर 2, हाइड्रोक्सिलेशन बाय परऑक्साइड या परऑक्सी एसिड्स के द्वारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी किसके द्वारा ऑक्सीडेशन हुआ था? अभी KMnO4 के द्वारा हुआ था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में OH जुड़ रहा तो इसे हाइड्रोक्सिलेशन कहते थे। अब हमने ले लिया है H2O2। आपको अब ये कौन है बेटा बताना? ये एथिलीन है। अब H2O2 ले लिया। H2O2 में क्या होता है? दो ऑक्सीजन क्या होते हैं बेटा बताओ? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसे क्या कहते हैं? परऑक्साइड। तो परऑक्सी एसिड की अगर बात करते हैं, परऑक्सी एसिड में H2O2 एंड फार्मिक एसिड या बेंजोइक एसिड पारफीओवर रिएक्शन कराएंगे। दोनों चीजें लेंगे हम उसमें। हमने एसिड लिया और परऑक्साइड ले लिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर एसिड परऑक्साइड क्या होता है? परऑक्सी एसिड कहलाएगा। थोड़ी देर के लिए बीच में परऑक्साइड बन जाएगा, पर एसिडिक एसिड। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जैसे हमने फार्मिक एसिड लिया और हमने थोड़ा डाल दिया H2O2, तो ये कहलाएगा परऑक्सी एसिड। दिस इज फार्मिक एसिड। अब ये फार्मिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है, परऑक्साइड मिलने से ये बीच में बनने के चांस रहते हैं। समझ आ गया? इसलिए हम दोनों चीजें ले सकते हैं ऐसे। एसिड ले लो, ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड और परऑक्साइड डाल दो, तो परऑक्सी एसिड्स कहलाएगा। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और वैसे भी परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बोलो तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। अब इससे OH मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा? OH। इसे नोट कर लीजिए। और इससे OH जो प्राप्त होगा वो OH हमारा कैसा होगा? आपको पता है कैसा होगा? बताइए। एंटी सिन नहीं मिलेगा। अभी हमें एथिलीन ग्लाइकॉल कैसे मिली थी? याद करो, सिन। इससे जो एडिशन होगा वो कैसा होगा? एंटी। ये रीजनेबल चीजें हैं, इनमें क्यों ऐसा हुआ है इस पे विचार कर सकते हो सकता है मैकेनिज्म होती है, आयनिक मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हमने सुना है, पढ़ा है, जहाँ पर ऑक्साइड होता है वहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। बोलिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं समझने के लिए। पहला काम होता है कि हम रिएक्शन समझें, फिर बात आती है ऐसा क्यों हुआ, फिर वो समझें। हर चीज का स्टेप होता है, ठीक है। तो आप पहले तो ये फैमिलियर थे कि एथिलीन ग्लाइकॉल एक ही होता है जब दो होते हैं अरेंजमेंट में, एक सिन एक एंटी। जब एक सिन एक एंटी भी क्या हो गया? एंटी। वो क्या था पहले वाला? सिन। तो अब इसमें क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SCO3H। क्यों भाई? गौर से देखो, SC डबल। लो भाई, ये यही तो चीज है। कई लोग ऐसे लिख देते हैं सर ये क्या चीज है? अरे ये पर ऑक्सी फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड है, मेथनोइक एसिड है, परऑक्सी मेथनोइक एसिड है। इसमें होता क्या है, सुनना ध्यान से। OH दोनों, तुम इतना याद रखो, इसमें ये तोड़कर OH लगा देना, ये OH दे देंगे। क्या दे देंगे? OH। समझ में आ गया? और होता क्या है, फार्मिक एसिड और ये मिलकर HCOH बनाते हैं और पानी का मॉलिक्यूल्स भी होता है, तो दो OH चले जाते हैं और ये H यहाँ लग जाता है, तो ये क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद का क्या होगा? रिडक्शन करेगा, दूसरे क्या देगा? ऑक्सीडेशन। तो फार्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड में बदलेगा, बोलो, और वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देगा, उसका रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो मेरी जो थ्योरी कहती है कि यहाँ पर ये कौन है? फार्मिक एसिड HCOOH। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो, अब ये फार्मिक एसिड भी काम कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वैसे भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, तो खुद एल्डिहाइड बदलेगा। लेकिन यहाँ कौन आ गया? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पेरोक्सी फार्मिक एसिड हो गया, तो इसका OH चला गया पानी का, तो H यहाँ लग गया आगे, तो ये तो फार्मिक एसिड बन गया। बोलो, खुद का क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन ही गायब हुआ है, खुद तो फार्मिक एसिड बदल गया, तो पर फार्मिक एसिड बदल गया और जो ऑक्सीजन है वो उसने दे दिया। तो बच्चे इतना झंझट नहीं रखते हैं समझने के लिए, बच्चे ये कहते हैं कि सर हम याद कर ले रहे हैं। तो हाँ, कभी कभी याद करना भी सही होता है, लेकिन हर समय एक चीज नहीं चलती है। अब जैसे इतना समझ लिया, बेसिक चीजें, बेसिक आइडिया मिल गया, तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि भाई पेरोक्साइड और एसिड होगा तो हमारा एक OH यहाँ लग जाएगा, एक OH यहाँ लग जाएगा, बस फिनिश। समझ में आ गया? और पेरोक्साइड जो है पर एसिडिक एसिड,
तुम ये सब लिख रहे हो, हम कह रहे ये भी ना लिखो, H2O2 भी ना लिखो, तुम ये क्या लिख के चले आओ, पर एसिडिक एसिड, पर फार्मिक एसिड, तो पर हट जाएगा फिर एसिडिक एसिड बचेगा। बोलो, तो कुल मिला के OH जोड़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी, आप नोट कर सकते हो। ये भी रिएक्शन क्या कहलाएगी? हाइड्रोक्सिलेशन। क्या कहलाएगी? हाँ, तो ये हेटिड करेंगे तो लास्ट में ग्लाइकोल बनेगा, और ग्लाइकोल की खास बात ये है कि ये हमारा थोड़ा एंटी टाइप का बना। कैसा बना? हाँ, एंटी एडिशन अकर्स इन दिस केस। आप लिख सकते हो एंटी एडिशन अकर्स इन दिस केस। अब ऐसा भी नहीं इग्नोर कर सकते कि सिन बिल्कुल नहीं बना होगा, परसेंटेज का ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन। तो अभी आपने हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा दो तरीके से, सिन फॉर्मेशन और एंटी एडिशन। समझ में आ गया? दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग थे, याद है? पहले में केमिनो, दूसरे में परऑक्सी एसिड्स, यानी हमने फार्मिक एसिड लिया और परऑक्साइड लिया, वाटर लिया, तब जाके OH जुड़ गया। और दोनों हाइड्रोक्सिलेशन है, एडिशन ऑफ OH। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग ओसियम टेट्राऑक्साइड। ओसियम लिखो, ओसियम टेट्राऑक्साइड। ये क्या चीज, नई चीज आ गई। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? अभी हम वही पढ़ रहे हैं, OH का जुड़ना। क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोक्सिलेशन। बोलो। उसी में OSO4, और OS को क्या कहते हैं बता जल्दी से? ओस्मियम कहते हैं। ओस्मियम कहाँ रखा गया? पढ़ा है आपने ओस्मियम? ऑस्मियम के बारे में अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। ये मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो OS ऑस्मियम किस ग्रुप में रखा गया है, कहाँ रखा गया है, आप बताएंगे? बताइए बेटा, पता है? F ब्लॉक में। F ब्लॉक में है? नहीं, आप D बताइए। ब्लॉक में सबसे नीचे है। सबसे नीचे है, D ब्लॉक में सबसे नीचे है। ठीक है, आप इसको क्लियर करिएगा। 16 ग्रुप रखा गया है अलग चीज है, ठीक है, सब लोग भूल जाते हैं। 16 आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे ऑस्मियम को यहाँ रखा गया, और इसकी बैलेंसी कितनी है? दूर से दिख रही है, 4 2 8। इसका मतलब ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +8 है। गौर से देखो, अगर यही अगर यहाँ पर हम x रखें 4 × -2 = 0, तो x बराबर कितना आएगा? +8। तो ये तो वो क्वेश्चन हो गया। बताओ सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट बताओ। ये तो ऑस्मियम है, इससे ज्यादा किसी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +9 +10 सुनिए, बोलिए। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया ना। क्या इसमें पेरोक्साइड है क्या? ये भी देख लेंगे। अगर पेरोक्साइड होता, सर नोबल गैस के जस्ट नीचे, सबसे नीचे। नोबल गैस कौन होती है हमारी? हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। अब आप ये चीज क्लियर करने के लिए, ये बच्चा कह रहा है इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सुनिए, 16 ग्रुप में एक मिनट, तुम कह रहे हो 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तभी +8 शो करेगा, इनका कहना है। अगर ऐसा इनका कहना है तो 0 ग्रुप में बोल रहे हैं। नहीं सर, वो जो 16 ग्रुप है उसके अंदर आता है ऑस्मियम। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, ऑस्मियम हमारा 16 ग्रुप में आ रहा है। तो 16 ग्रुप के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +8 क्यों आएगी? मेरे सभी क्वेश्चन का जवाब आप समझने की कोशिश करिए, तैयार रखिए। इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये इनकी बात है, इनमें का +6 होगी, एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये भी चेक करते हैं। ये आप यही तो चीज हमें पढ़ना है। हमने क्या कहा? हम अपनी चीज को समझ नहीं रहे, जो चीज पढ़ो उसकी चीज क्लियर होनी चाहिए। अब पढ़ रहे ऑर्गेनिक, प्रॉब्लम आ गई इनऑर्गेनिक, बोलिए। तो इसीलिए मैंने कहा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करिए ऑस्मियम के बारे में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, मैक्सिमम कितनी होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। हाँ बच्चों, आपने देख लिया होगा ऑस्मियम के बारे में जो हम बता रहे हैं, उसको कमेंट सेक्शन जाके लिख सकते हो बैलेंसी। फिलहाल इसको D ब्लॉक में कहाँ पे रखा गया है? D ब्लॉक में, ठीक है, D ब्लॉक में रखा गया आयरन के साथ। आपने आयरन पढ़ा है? आयरन फैमिली पढ़ी है? आयरन फैमिली हमारी कौन सी ग्रुप में रखी गई? 8 ग्रुप में रखी गई है। कैसे पता चला? आयरन का 26 होता है, लास्ट में क्या आएगा? 3D6 4S2, ये जो होता है। तो 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 8। आयरन की वैलेंसी 8 होनी चाहिए, लेकिन तुमने आयरन की वैलेंसी 2 और 3 देखी है, फेरस और फेरिक। लेकिन फेराइट में आयरन की वो वैलेंसी होती है अनस्टेबल होती है, आयरन के नीचे आ जाएंगे, वहाँ ऑस्मियम रखा गया है। तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में ये है,
तो ऑस्मियम का भी यही होगा, 3 की जगह कुछ और आ जाएगा, बोलो 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा N-1D6 और NH2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो याद रखो S और D के इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा S और D में, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, तो ग्रुप भी 8 है। नंबर ऑफ ग्रुप कहाँ रखा गया, 8 ग्रुप में रखा गया। नंबर ऑफ ग्रुप कौन सा हो गया हमारा, 8 हो गया। नंबर ऑफ ग्रुप क्या हो गया हमारा, 8 हो गया, 8 ग्रुप में रखा गया है। दूसरी बात, वैलेंसी कितनी है इनकी, वैलेंसी बताओ कितनी है बेटा, वैलेंसी बताइए, 8 है। इसलिए ऑस्मियम के बारे में बताते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ ऑस्मियम ये देखिए इस तरीके से, ये देखो। अब बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑस्मियम की 8 वैलेंसी है, 8 वैलेंसी है क्योंकि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। अब होता क्या है, रिएक्शन है कि भाई क्या होता है जब एल्कीन ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। तो एक तो समझ में आ गया ऑस्मियम कहाँ रखा गया है, ऑस्मियम आयरन के साथ रखा गया है। इसके आउटर सेल में 3d6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6 और 2 8 ग्रुप हो गया। और वैलेंसी भी कितनी हो गई इसकी, 8, इसलिए ऑस्मियम की वैलेंसी 8 है। तो ऑस्मियम 4 ऑक्सीजन लगा के बना लेगा ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। क्यों बेटा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, गौर से बताओ, +8। तो बताओ वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑस्मियम। समझ आ गया, चीजों को समझो। अब हम लोग पढ़ रहे ऑर्गेनिक, कहाँ पहुंच गए, इनऑर्गेनिक। क्योंकि ऑर्गेनिक की रिएक्शन में एरो के ऊपर जनरली इनऑर्गेनिक चीज मिलती है। अब यहाँ रिएक्शन ये थी बेटा, देखो ये तुम्हारा एथिलीन है, एथिलीन है। अब इसके ऊपर हमने लिख दिया OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो व्हाट हैपेंड व्हेन ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्कीन, स्पेशली यू कैन से दैट इज कॉल्ड एथीन। इसे क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। आपको पता क्या होगा, नहीं पता। कई बच्चे 99% कई बच्चे क्या करें पता है, अरे सर यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, जल्दी बताओ, यहाँ क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो कहीं कहाँ जुड़े ऑक्सीजन। एक्चुअली होता क्या है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड रिएक्शन करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक स्टेट में ऑक्सीजन टेट्रा ऑक्साइड रिएक्शन करेगा और इसके साथ पिरिडीन लेते हैं। क्या लेते हैं, पिरिडीन। पिरिडीन जानते हो, C5H5, इधर देखो N। ये पिरिडीन जो होता है, एक हमारा यहाँ मीडियम ले लिया, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, पिरिडीन के माध्यम ले लिया। और नंबर 2 पर हमने इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस, सोडियम सल्फाइड Na2SO3। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2 के साथ रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस में। अब क्वेश्चन आता है क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये दे दिया, अब तो बताओ बेटा, ये 2 रिएक्शन में ये चीजें लिखी हैं, अब बता सकते हो क्या बनेगा, ये बनेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये बन गया CH2OH बोलो। लेकिन अब आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे बना, एडिशन ऑफ OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। प्लीज एडिशन ऑफ OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। एक चीज समझना, यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटेगा, OH यहाँ जुड़ा, OH जुड़ा, ये कैसे हुआ वो समझिए मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म को अगर आप समझना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान समझना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर सबसे पहले OSO4 जुड़ेगा। पिरिडीन एक सॉल्वेंट है, यहाँ पर जुड़ने पर पता क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऐसे इस तरीके से OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इधर ध्यान से देखिए, इनका जो डबल बॉन्ड था OS का, गौर से देखिए डबल बॉन्ड कितने थे, वो 4 थे, 4 में एक टूट गया, तो ये इनके साथ ऐड हो गया, ये यहाँ पर टूटा, ये यहाँ टूट के यहाँ से इससे लग गए। अब इसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये टूटेगा, इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, याद आया कि नहीं याद आया। तो ये क्या बन जाएगा, CH2OH बोलो, ये बन गया CH2OH। इससे बनने वाला प्रोडक्ट सिन बनेगा, सिन एथिलीन ग्लाइकोल बोलो। और क्या निकल गया साथ में बना OSO2 और OH कितने लग गए, OH का होल ट्वाइस। देखे ना, OH इधर एक OH इधर, हाइड्रोलिसिस नहीं समझ में आया। Na2SO3 कहाँ आएगा, अरे वो तो थोड़ा सा एसिड डाल दिया इसमें, ये हमें थोड़ा सा, ये मीडियम थोड़ा क्या है,
एक तरह से रिएक्शन को जल्दी कराने के लिए, आयनाइजेशन कराने के लिए। तुम्हें पता है कभी भी हाइड्रोलिसिस कराओ तो थोड़ा सा एसिड बेस डाल देते हैं या साल्ट डाल देते हैं, क्योंकि पानी में आयंस बना पैदा होंगे तो पानी की हाइड्रोलिसिस जल्दी होगी। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप काट दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए हाइड्रोलिसिस। क्या लिख दीजिए यहाँ पर? हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गया? हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, पानी का H इधर दे दिया और इधर OH दे दिया, इधर H इधर OH, तो ये बन गया तुम्हारा एथिलीन ग्लाइकोल सिन एडिशन। क्या बन गया? 1 to सिन एडिशन। नहीं आया समझ में? आ गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, वो समझने की कोशिश करो। हाइड्रोक्साइलेशन, हाइड्रोक्साइलेशन 3 तरीके से तुमने पढ़ लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, बोलो, एल्कलाइन केमिकल, वैसे हमने पेयर एजेंट भी कहा था। नंबर दूसरा हमने क्या लिया? परऑक्सी एसिड। और तीसरा कौन सा बता दिया हमने? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड pyridine, फिर फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो अब आप इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि तीनों है ऑक्सीडेशन। बट बच्चा ऑक्सीडेशन का मतलब ये समझता ऑक्सीजन का जुड़ना। बोलो, लेकिन यहाँ तो OH जुड़ रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन भी हो रहा है। समझ में आ गया? इस चीजों को समझने की करो। तीनों रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन पर बेस्ड है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन तीनों में OH जुड़ रहा है। हमने क्या सीखा? अगर आप सीखने की बात करते हो तो आप कोई भी लेक्चर को आप हल्के मत लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें ये सीखने को मिला कि वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है वो कौन है? ऑस्मियम। वो कौन सा कंपाउंड बनाता है? OSO8। समझ में आ गया? OSO8 जिसमें +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहाँ रखा गया? 8 ग्रुप में, आयरन के साथ नीचे। 3D याद है? N-1D6 और NS2 ग्रुप नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं। इसी में हम कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप बता दीजिए एक शॉर्टकट में। ठीक है, अब हाइड्रोक्सिलेशन हो चुका है, यानी हमारा एक टॉपिक फिनिश हो चुका है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में एक हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टी कितनी है? इतनी। उसमें से हम क्या पढ़ा रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब उस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में एक पहला पॉइंट पढ़ाया है हाइड्रोक्सिलेशन। उसके 3 रिएक्शन बताएंगे। तो आपको हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं, अभी आप बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपके सामने मैं ये लिख रहा हूँ इस तरीके से, दिस इज ए डबल बॉन्ड। बेटा इधर देखते रहिए, ये है हमारा डबल बॉन्ड एल्कीन। बेटा इधर देखो, एल्कीन ये हमारा है, ध्यान से देखना, हिलना डुलना नहीं। कोल्ड केवल कोल्ड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट है कोल्ड, यानी याद है, याद करो 1% एल्कलाइन केवल कोल्ड। दूसरा है ये हम यहाँ पर लिखेंगे HCOOH परऑक्सी एसिड, इसे लिख सकते हैं HCO3H, इसे कहेंगे परऑक्सी एसिड। चाहे आप एसिटिक एसिड लेना चाहिए, ठीक है, जरूरी ये लेते थोड़ा रिएक्टिव है। समझ में आ गया? उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ज्यादा ऑक्सीडेशन है, अगर तुम यहाँ CH3 लगा दो पर एसिटिक एसिड तो उतना अच्छा ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट ले लीजिए, अभी हमने आपको कराई थी रिएक्शन उसी की, कौन सी बताइए बेटा? इधर देखिए, इधर देखो, कौन सा रिएक्शन थी? OS ऑस्मियम, और इसके साथ क्या लेते थे? pyridine सॉल्वेंट। फिर नंबर 2 पे क्या करते थे? Na2SO3 सोडियम सल्फाइड H2O और हाइड्रोलिसिस करते थे। कुछ याद आया? तो क्या बनेगा? ये 3 प्रोडक्ट आपको बताने हैं। पहले ये बताया था A, ये कौन सा हो गया? B, ये C। ये 3 प्रोडक्ट आपको बताने क्या बनेगा। तीनों से बनने वाला प्रोडक्ट क्या सेम होगा कि डिफरेंट होगा, ये बात आपकी बतानी है, जल्दी से बताओ। Taking one substrate, we will use the 3 oxidizing agent. We will use, मतलब आप ध्यान समझ रहे, here we use, here there are 3 types of oxidizing agent. This is oxidizing agent, this is oxidizing agent, और this is also oxidizing agent. तो प्रोडक्ट तीनों का क्या होगा? आई थिंक सेम होगा। सिन और एंटी का दो यूज है, बस सिन एंटी का अंतर रहेगा। सिन दोनों एंटी किससे बनता है आपको पता है? इससे, बाकी सिन से बनता है। और फिर एंटी सिन का कोई मतलब नहीं, कुल मिला के चीज क्या बन रही है जो तो पता होना चाहिए सबको, ठीक है? बोलो बेटा, चलिए बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोनों में आपको पता है? एक बात पूछे आप दोनों से,
सिस और ट्रांस पढ़ा आपने, सिस और ट्रांस एल्कीन में। तो एल्कीन के केस में सिस ट्रांस वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। कैसे? ये कोल्ड है, कोल्ड में देखो प्यारे, इधर ध्यान से देखिए, पाई बॉन्ड हटेगा, OH लगेगा। आप एक चीज समझो, इस कार्बन में क्या होता है, इसको ऐसे लिखने में हमें तो दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? हम जोड़ ही नहीं पाएंगे सही से। हम इसको ऐसा बना देंगे। अब आप लोग, मैं चेंज करता हूं, आप लोग समझ लो ऐसे ऐसे करके, यूं बोलो तो प्रॉब्लम। अब हमें बनाने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? देखिए अब ए पता क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा, ए क्या होगा? ए हमारा इस तरीके से होगा, पाई और हट जाएगा, यहाँ पर याद करो ऊपर H, इधर OH, इधर भी H, नीचे OH। तो ये सिस बन गया। मेरा कहने का मतलब दोनों डबल, क्यों याद है? क्यों हुआ? ऊपर क्यों नहीं आया OH? अरे OH ऊपर लगा दो, दोनों ऊपर लगाओ या दोनों नीचे लगाओ, सिस बनता है। भूल गए तुम? क्यों? अरे क्यों बनता है? क्योंकि इसकी मैकेनिज्म समझिए। क्योंकि लिए क्या समझिए, इसकी मैकेनिज्म समझिए। और मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको वो सब बातें आती होनी चाहिए, तो हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो अभी जो हमें समझना है वो समझिए ना, ठीक है? हमारा टारगेट अभी क्या है? ऑक्सीडेशन। अब समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ। आप इसकी मैकेनिज्म देखिएगा, मिलेगी आपको, आपको बता भी देंगे, मतलब से वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी जो समझना है वो समझिए। इसमें दोनों में, इन दोनों में मैंने क्या कहा था, सिन बनेगा। और आपको पता है सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कहाँ होती है, जल्दी बता दो? जब दोनों ग्रुप एक ही तरफ हो, याद करो, तो ये क्या कहलाएगा? सिस। बोलो। तो एल्कीन में सिस ट्रांस होता है, और सुन लो, एल्कीन में सिस ट्रांस होता है और साइक्लो एल्कीन में होता है। आपको बता दें, साइक्लो एल्केन भी सिस ट्रांस शो करते हैं, क्योंकि साइक्लो एल्केन का जो फार्मूला होता है वही साइक्लो एल्कीन का होता है। ये कौन है? बोलो, 1 2 3 4 ब्यूटीन है, ब्यूटीन 2 है, बोलो। और ये कौन है? साइक्लोब्यूटेन। इन दोनों फार्मूला सेम होगा, इसलिए ये साइक्लोब्यूटेन बन गया। ये भी शो करेगा सिस ट्रांस। क्यों? ये बॉन्ड जो लगा है ना, ये सिंगल बॉन्ड, ये घूम नहीं सकता, रोटेट नहीं कर सकता है सिंगल, इसलिए इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, टूट जाएगा। इसलिए जो जहां फंस गया वहीं फंसा रहेगा। इसलिए दोनों ग्रुप सेम साइड में जैसे क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सिस बन टू साइक्लो, सिस बन टू, जल्दी बोलो, डाई बन टू डाई, डाई बोलेंगे कि अरे बन टू छोड़ो, बन टू साइक्लो, जल्दी बोलो, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 को साइक्लो पेंटेन डाई ऑल, OH लगे ना, तो लिख लीजिए सिस बन टू साइक्लो पेंटेन डाई ऑल। ये कौन सा फॉर्म है? अगर तुम लोग पढ़ते हो कौन सी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो आपने पढ़ा होगा मेसो फॉर्म है। क्यों? दोनों ग्रुप एक साइड में, याद है तुम्हें? क्योंकि बीच से काटो, सिमेट्री पाई जा रही है, सिमेट्री। यस सर। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, आपने पढ़ी होगी ऑप्टिकल। यस सर। अगर आप चीज को कनेक्ट करेंगे तो समझ में आएगी। अच्छा ये बात बताइए, कितनी बार समझ आ गई? ये समझ में आ गया? अच्छा इधर सुनो, वो बच्चे नहीं थकते जिनके अंदर कुछ करने की जज्बा होता है। अब ये समझ में आया? ये देखना यहाँ क्या स्थिति आएगी, इधर देखो, साइक्लोपेंटेन हो गया। अब बताओ यहाँ पर क्या स्थिति होगी? ये मैंने बोला था इसके केस में एंटी होती है, तो यहाँ पर एक OH ऊपर है तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH है तो यहाँ पर H, ऐसे कर सकते हो। तो बताओ ये सिस ट्रांस है? तो बताओ ये सिस ट्रांस है। यस, इसका नाम हो जाए, आगे नाम क्या आगे लिख देंगे? ट्रांस बन टू साइक्लो पेंटेन डाई ऑल। समझ में आया? क्या ये मेसो है? ये बता दो। नहीं, मेसो मतलब मीजो है, तो लोग मीजो पढ़ते हैं, लोग मेसो पढ़ते हैं। क्या है? नहीं है, ये रेसमिक मिक्सचर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? रेसमिक मिक्सचर में। रेसमिक मिक्सचर का मतलब जानते हो? 50% डेस्ट्रो और 50% लीवो। जब ये रिएक्शन होगी तो उस केस में ऐसा हो सकता है। समझ में आ गया? रेसमिक मिक्सचर समझते हो? 50% ऐसे, 50% नहीं समझे? नहीं समझ गए? 20 से काटो, सिमेट्री तो है नहीं। समझ में आ गया? आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, मतलब नहीं समझिए ये बिटिया, हम समझाएं? अभी OH ऊपर है, अगले 50% वाले में OH नीचे, ये है ऊपर, ये वाला OH इधर, इधर है। मतलब लगेंगे अपोजिट, लेकिन दो तरीके से अपोजिट लगेंगे। समझ रहे हो? तो 50% ऐसे होंगे और 50% क्या होंगे? जिनमें OH इधर होगा, H यहाँ होगा। OH मतलब समझ रहे हो? यस सर। स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल गई इसकी। तो ये रेसमिक मिक्सचर होगा। क्या होगा? रेसमिक।
हर चीज को समझने की कोशिश करो। अब बताओ यहाँ जब सी क्या होगा, बताओ इसमें सिन बनता है, क्या बनता है सिन, तो सिन वाले में क्या होगा, याद करो HOH HOH, याद आया, ये हमारा वही फार्मूला है, उसका नाम क्या है, याद करो, सिस बन टू साइक्लोपेंटेन डाइऑल। तीनों में क्या हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन, बोलो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, OH जुड़ा है, और ये तीनों की तीनों कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और याद करो इसका दूसरा नाम एक और था, हमने पढ़ाया था, वेयर रीजेंट, याद करो, ये पर्पल कलर का होता है, इसका इस्तेमाल और कहाँ करते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, अगर कोई गैस आ रही है अनसैचुरेटेड, समझ में आ गया, डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड चीजें अगर इसमें गिरेगी तो उसका कलर चला जाएगा, समझ में आया।